हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड की क्लास 8 सिविक्स का सेकेंड चैप्टर अवर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे। तो इससे पहले वाला जो चैप्टर है नाउ मीता नोस, मैं आशा करती हूँ कि वो आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो ये जो चैप्टर है इसमें हमको फोकस करना है कॉन्स्टिट्यूशन और जो मेन टॉपिक है वो यही सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट करेंगे हम। इन हिस्ट्री यू विल स्टडी दैट हाउ इंडियंस वेर कोलैबोरेटेड for independence against British government and the movement was known by the name of स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो हमने जैसे कि हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि कैसे जो इंडियंस है, ठीक है, जो भारतीय है वो एकजुट होते हैं, कोलैबोरेटेड मतलब एकजुट होते हैं, ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ते हैं, उनसे आज़ादी पाने की कोशिश करते हैं। और इस जो मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट है, इसे क्या कहा जाता है? स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। People from different background of India join together for the struggle of independence। तो जैसे कि हमने हिस्ट्री में देखा है कि अलग अलग प्रांत के जो लोग हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड, ठीक है, अलग अलग जो प्रांत के लोग हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, चाहे वो कोई भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, छोटे बड़े जैसे भी है ना, एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड, सारे जो लोग हैं वो एकजुट होते हैं ताकि वो इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर सके। दे वेंट टू प्रिजन टुगेदर एंड दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश डिफरेंटली। तो वो साथ में वहाँ पे कहाँ गए हैं, ठीक है, अगर ये उनको ये झेलना पड़ा, मतलब साथ में उनको जेल में जाना पड़ा तो वो जेल में भी गए और साथ मिलके उन्होंने जो ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश का जो रूल था उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट मतलब उनका विरोध किया। तो वन ऑफ द most important example of this struggle for independence is the incidents of Jallianwala Bagh. In this massacre, peace loving unarmed people were farmed at by an English officer। तो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जलियनवाला बाग का। ठीक है, जलियनवाला बाग जो है अमृतसर में है, ठीक है, जो गोल्डन टेम्पल है उससे लगा हुआ ही है। तो ये जो टेम्पल सॉरी ये जो गार्डन है, ये जो बाग है, जलियनवाला बाग जो है, वहाँ पे क्या हुआ था? मैसकर हुआ था। मैसकर क्या होता है? जहाँ पे एक साथ कई लोगों को मार दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, उसे मैसकर कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, जो मतलब शांति के लिए वहाँ पे डिस्कशन करने के लिए आए थे निहत्थे, अनाम मतलब निहत्थे लोग जो है वो इंग्लिश ऑफिसर डायर, ठीक है, यहाँ पे नाम नहीं दिया, इंग्लिश ऑफिसर डायर थे। उन्होंने क्या किया, बिना कुछ नोटिस के वहाँ पे जो लोग थे उनको गोली मरवा दी। ठीक है, गोली मरवा दी। तो इससे बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे मारे गए। जो जैसे बचना चाहता था, जलियनवाला बाग जो है उसका जो है एक ही एंट्री गेट, एक पैसेज टाइप का एंट्री गेट है, वहाँ से लोग अंदर तो जा सकते थे लेकिन बाहर आने के लिए उनको बहुत दिक्कत हुई। जैसे जैसे हो लोग अपने जान बचाने की कोशिश किए लेकिन काफ़ी सारे लोग जो है वहाँ पे मारे गए। तो मैनी पीपल डाइड इन दिस इंसिडेंट। मैन एंड वुमेन, हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन ऑल वेयर यूनाइटेड इन द एजिटेशन अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। ड्यू टू दिस द फीलिंग ऑफ पेट्रियटिज्म रोज हाई। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ये इस इंसिडेंट, ये जो घटना है, इंसिडेंट मतलब घटना जो है, वहाँ पे मारे गए। और फिर क्या हुआ, जितने भी मैन और वुमेन है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, ये लोग सब एकजुट होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए। और जो पेट्रियटिज्म, ठीक है, जो भारतीयता की भावना है वो और बढ़ गई। ठीक, उसके बाद हमको देखना है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हमको देखना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन क्यों हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए। तो और ये संविधान क्या होता है? इसमें हमारी कंट्री में जो जो चीज़ें होनी है, जो जो चीज़ें, हर चीज़ का एक नियम कानून होता है। तो ये जो नियम कानून है, ये जो हमको कुछ फॉलो करना है, जो कुछ हमको फॉलो करना है, जो कुछ हमको हमारी ड्यूटीज़ है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी गई है और हर चीज़ का जो रूल एंड रेगुलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया हुआ है। तो वी हैव लर्न दैट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल डिफरेंट पीपल of different region, language and province including male and females took part in the fight against Britishers. They wanted India to be a free country. People also concerned about how government would be established after Britishers left the country। तो यहाँ पे हमने देखा कि ब्रिटिश रूल है ना, तो जो ब्रिटिश रूल है उसके उस समय जो है अलग अलग रिलीजन, लैंग्वेज और प्रोविंस के जो लोग हैं, मेल फीमेल, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े, ठीक है, ताकि उनकी कंट्री क्या है, एक फ्री कंट्री हो सके। तो इसके उस समय जो है जब वो लड़ रहे थे तो ये भी उनके दिमाग में था कि जब ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो हम अपनी कंट्री को कैसे रूल करेंगे। तो क्या वहाँ पे कोई राजा बनेगा, क्या ऐसा होगा कि वहाँ पे हम
कुछ लोग मिलके वहाँ पे राज करेंगे, किस तरीके का क्या होगा गवर्नमेंट का, ठीक है, ये गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी ब्रिटिशर्स जब छोड़ के चले जाएंगे हमारी कंट्री को। तो क्या क्या क्वेश्चंस थे, शुड वी अडॉप्ट ऑटोक्रेसी और वी शुड चूज कैंडिडेट फ्रॉम द मासेस टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है, एक ही व्यक्ति का राज होना, ठीक है। और जब हम ये जो है रिपब्लिक कंट्री का होता है, डेमोक्रेसी की बात हो रही है, जहाँ पे हम अपने बीच में एक उम्मीदवार चूज करते हैं, जैसे कि अभी हमारे कंट्री में होता है। अपने रिपब्लिक कंट्रीज जो होती है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो होती है, वहाँ पे डेमोक्रेसी जहाँ पे होती है वहाँ पे यही होता है कि हम अपने बीचों में, ठीक है, एक कैंडिडेट को चूज करते हैं और एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। One more question arose, who should have more authority, prime minister or president? Should women be given equal rights as men? Should the followers of all religion have equal rights? How would all the children get opportunity to be educated? We all know that in our country the problem of untouchability was there, and how could we remove this problem? These types of question raised during the Indian national movement. तो ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो ये सारे क्वेश्चंस थे। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस थे कि किसके पास ज़्यादा अथॉरिटी होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के पास या प्रेसिडेंट के पास। अथॉरिटी मतलब पावर किसके पास होना चाहिए, हमें बात किसकी माननी है, प्रेसिडेंट की कि प्राइम मिनिस्टर की? क्या हमको वुमेन और मैन को इक्वल राइट्स देना है? क्या जो हमको जो सारे रिलीजन्स हैं उनको इक्वल राइट्स देना है? क्या बच्चों को एजुकेशन किस तरीके से देना है? अनटचेबिलिटी था, ठीक है, छुआछूत थी हमारे कंट्री में उस समय, क्या उसको हमको कैसे रिमूव करना है? बहुत सारे ये छोटे छोटे मतलब बहुत सारे इश्यूज थे, चाइल्ड मैरिज के इश्यूज थे, ठीक है, बहुत सारे, और कास्टिज्म को लेके इश्यूज थे। अनटचेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर था। अनटचेबिलिटी तो अभी काफ़ी हद तक हट चुका है, लेकिन जब हम छोटे थे तब भी हम ये चीज़ों को देखते थे। जब हम छोटे थे तो हमने भी ये चीज़ों को देखा है कि जब हम गांव जाते थे तो जो उस समय ऐसा था कि जो हैंडपम्प का पानी है, अगर हम वहाँ पे से हैंडपम्प से पानी लिए हैं, तो अगर जो कोई हाई कास्ट वाला वहाँ से पानी ले रहा है तो वो हैंडपम्प को पूरा क्लीन करता था, मीन्स वो पूरे हैंडपम्प आजू बाजू सारा जगह जगह पानी डाल के उसको साफ करते थे, उसके बाद वहाँ से पानी भरते थे। और जब तक वो पानी भर रहे हैं तब तक हैंडपम्प के पास नहीं आना है। ये सारे रूल्स होते थे पहले गांव में, अब ये रूल्स नहीं है, या अनटचेबिलिटी वगैरह जो है वो काफ़ी हद तक जा चुकी है। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम अ ग्रुप वाज सेलेक्टेड एंड वाज नोन एज कंस्टिट्यूएंट असेंबली। In the Constituent Assembly there were 299 members from different parts of the country. तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस करने के लिए कैसे क्या क्या करना है, एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली के का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है इसमें कितने मेंबर्स थे, 299 मेंबर्स थे, और ये जो मेंबर्स हैं हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट से थे। द जॉब ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली का क्या जॉब था कि उनको संविधान लिखना है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखना है। Constitution is a collection in which the laws, rights and duties are written in such a manner that outline the system and social ideals, ideal values are written in it. तो जैसे कि मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कलेक्शन है, जहाँ पे हमको ये बताया जाता है कि हमारे लॉज क्या है, राइट्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें क्या है, लिखित तरीके से है, ठीक है। इसमें ये आउटलाइन भी किया गया है कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें हमको कैसे रहना है, सोशल आइडियाज़ कैसे होने चाहिए, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। इन कंस्टिट्यूएंट असेंबली डिफरेंट इश्यूज वेयर डिस्कस थॉरोली। दिस डिस्कशन एक्सटेंडेड फॉर 3 years एंड देन ओनली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म। तो ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है ये अलग अलग जो मुद्दे हैं, जैसे कि अनटचेबिलिटी हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, हमारी जो ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे जो इश्यूज थे उसको वो डिस्कस करती थी थोरोली। फिर उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता था उसको। और ये जो डिस्कशन है ये कितने साल तक चला, 3 साल तक चला। एंड ऑन 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड एंड एस्टैब्लिश। तो 3 साल तक पूरा डिस्कशन होते हुए लिखते हुए 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अस्तित्व में आया, ठीक है। अमेंडेड मतलब उसको पूरा गठित किया गया और एस्टैब्लिश किया गया। तो कुछ पॉइंट्स है, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और डॉक्टर अम्बेडकर, BR अम्बेडकर जो चेयरमैन थे फ्रेमिंग कमेटी के। तो ड्यूरिंग द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस एट लाहौर कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 26 जनवरी 1929 passed a resolution for total independence to make this day an important day
On 26 January 1950 the constitution was formed to bring total independence और पूर्ण स्वराज। तो जब इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल हो रहा था तो लाहौर कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस में 26 जनवरी 1929 को एक रेजोल्यूशन पास किया गया था जिसे कहा जा रहा था टोटल इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज। तो इसी डे को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फॉर्म करने के बाद जो पूर्ण स्वराज जो है हम उसी डे को इसलिए रिपब्लिक डे के फॉर्म में मनाते हैं। In the constitution, it has been said that before adhering of constitution within 10 years, children at the age of 14 years should be given compulsory free education. Discuss it with the teacher why this effort has not been successful yet. तो हमारे constitution में मतलब इतने सालों में मतलब ये लिखा हुआ है कि जो children है, जो बच्चे हैं 14 साल तक, उनको कंपलसरी फ्री एजुकेशन दिया जाना चाहिए। तो ये जो है इसमें कितनी एफर्ट्स लगे हैं, क्या ये सही में फॉलो होता है, ये हमको डिस्कस करना है अपनी टीचर के साथ में। तो आप ही देखिए कि क्या ये जरूरी मतलब ये फॉलो होता है। अगर ये नियम फॉलो होने लग गया ना, चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 14 ईयर शुड बी गिवन कंपलसरी फ्री एजुकेशन, तो ये अभी अगर जैसे देखेंगे तो अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो फ्री रहता है। अगर इसी चीज़ को अगर प्राइवेट में लगा दिया जाए तो फिर बाप रे क्या हाल होगा। तो वाई इज द गवर्नेंस रिक्वायर्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, क्यों गवर्नेंस रिक्वायर्ड था, ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के लिए। एंड वाई शुड मैन एंड वुमेन बी गिवन इक्वल राइट्स, क्यों दिया जाना चाहिए तभी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। तो वाई डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी, अभी हमने देखा 26 जनवरी को फ्रेम किया गया कॉन्स्टिट्यूशन और इसे पूर्ण स्वराज के लिए इंडियन चूज किया गया था इस डेट को, इसलिए भी इसे रिपब्लिक डे के तौर पे मनाया जाता है। तो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्रियम्बल क्या होता है, वी द पीपल, ठीक है। प्रियम्बल का मतलब होता है कि क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज है उसके लिए, ठीक है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt and act and give ourselves this constitution, ठीक है। तो ये जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया जाता है कि हम जो लोग हैं यहाँ इंडिया के, तो हमारे पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या क्या ड्यूटीज़ है, ठीक है, क्या क्या हम मतलब जैसे हमको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, क्या क्या हमको ड्यूटीज़ निभानी है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इतना मतलब हमको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। So as it has been said earlier in the Constitutional Committee, as how Prime Minister and President should be elected and what will be their work, how the Legislative Assembly and Parliament should work, what will be the duties of the Minister as constituted by the Constituent Committee। तो जैसे कि हमने बताया कि ये जो कमेटी का गठन है उसमें ये वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट करना है, क्या क्या उनको काम करना है, कैसे जो है लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म होगी, कैसे पार्लियामेंट वर्क करेगा, तो कैसे क्या क्या ड्यूटीज़ होगी मिनिस्टर्स की, ये सारी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया हुआ है। And also it was important that government should not misuse its power. For this, government should act or regulate according to the written constitution. If a citizen thinks that its rights was not fulfilled by government, then the people can seek help from the judiciary. तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि गवर्नमेंट है ना कि कोई भी किसी भी तर्ज पे गवर्नमेंट जो है अपने पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकती। जैसे अगर किसी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया गया है, उसके बाद ये हो रहा है कि वो अपने मनमानी कर रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं इसलिए इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, और अगर किसी सिटीजन को लगता है कि उसको जो अधिकार दिया गया है वो फुलफिल नहीं हो रहा है तो वो गवर्नमेंट का हेल्प ले सकता है या तो फिर वो कोर्ट में जाके अर्जी लगा सकता है। तो फ्यू ईयर्स लेटर म्यूनसिपैलिटी ऑफ मुंबई स्टार्टेड रिमूविंग स्लम्स एंड पीपल स्टेइंग एट फुटपाथ, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है
कि कुछ साल बाद ऐसा हुआ कि जो म्यूनसिपैलिटी थे मुंबई के, उन्होंने क्या किया, जो स्लम्स थे, ठीक है, स्लम मतलब झुग्गी बस्ती जो रहता है ना, जहाँ पे झोपड़ी वगैरह बना के लोग रहते हैं इलीगल तरीके से, वो फुटपाथ पे जो स्लम एरिया जो है वहाँ पे पीपल जो लोग वहाँ फुटपाथ पे रहते थे, ठीक है, अबाउट 50,000 पीपल वेर रिमूव, तो उसमें 50,000 लोगों को क्या है हटा दिया गया। तो पीपल रिजाइडिंग इन दिस स्लम्स टुक द मैटर टू द जुडिशरी कोर्ट एंड ए केस वाज रजिस्टर्ड। तो ये जो वहाँ पे लोग रहते थे, 50,000 जनसंख्या कम नहीं होती, तो यहाँ जो लोग रहते थे स्लम में, वो क्या है इस मैटर को कहाँ लेके गए, कोर्ट तक लेके गए और एक केस रजिस्टर हुआ। बट आफ्टरवर्ड देयर लॉयर गेव डिसीजन दैट अंटिल एंड अनलेस अ सेकंड ओपिनियन फॉर देयर लिविंग इज मेड दे शुड नॉट बी शिफ्टेड और रिमूव्ड। तो यहाँ पे वो लॉयर जो है वो डिसीजन देता है कि मतलब जब तक हमको कहीं और जगह नहीं मिल जाती तो हमको वहाँ से नहीं हटाया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट गेव द डिसीजन दैट दिस स्लम्स शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इफ डिस्ट्रॉयड दे शुड बी गिवन अनदर प्लेस फॉर देयर रेसिडेंस। तो ये स्लम्स जो है 50,000 लोग कम नहीं होते, तो ये जो स्लम्स है इसको डायरेक्टली नहीं हटा सकता, अगर हटाया जा रहा है तो उनको कहीं और जगह दीजिए रहने के लिए। इन दिस वे वी कैन सी दैट हाउ सुप्रीम कोर्ट हैज रिस्ट्रिक्टेड द गवर्नमेंट। सो ड्यू टू दिस रूल्स एंड रेगुलेशन, पीपल ऑफ द नेशन of any religion, language and ideas have faith in this constitution, because in that the equality to all is discussed. We all obey the rules and regulation. It promotes peace and integration. So due to the constitution we get an inspiration for building a better society. तो हमने ये देखा कि देखिए भले गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि झुग्गी बस्ती को हटाना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, वो लोग जाते हैं कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट रिस्ट्रिक्ट करता है गवर्नमेंट को, ठीक है, कि आप जो है या तो उनको पहले जगह दे दीजिए, उसके बाद ही वहाँ पे से उनको हटाइए। तो यहाँ पे क्या है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिससे जो है हमारे जो कंट्री के लोग हैं, है ना, वो शांति से यहाँ पे रह सके, ठीक है। हमको उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को कुछ अब ओबे भी करना है, हमको पीस और इंटीग्रेशन के साथ रहना है, इसके साथ इसी के कारण जो है हम एक बेटर सोसाइटी बना सकते हैं, बेटर तरीके से जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये छोटा सा चैप्टर था जो कि यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं आशा करती हूँ कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा। जल्दी हम क्वेश्चन आंसर्स पे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।